प्राची मॅडम सुरू करायचं का? करायचं का? हो, मला काय अडचण नाही. चालेल ना, चालेल ना. ठीक आहे, मग मी सुरू करतो. हो, इंट्रोड्यूस करते मी मॅडमला. ओके, 1-2 मिनिटं फक्त. हो, तुम्ही पहिले हे करून घ्या, बोलून घ्या आणि तुमची क्लिक दाखवा. मग इंट्रोडक्शन घेते मॅडमचं शॉर्ट मध्ये आणि मग सुरू. नमस्कार, मैं संकल्प फाउंडेशन के तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के इस लर्न द लॉज वेब सीरीज को शुरू करने के पहले हमारे एनजीओ के बारे में 1-2 मिनट बात रखना चाहिए। हमारा एनजीओ पिछले 12 सालों से महाराष्ट्र के अलग अलग एरिया में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे काम कर रहा है। हमारा मुख्य तत्व महात्मा गांधी जी का गो टू विलेजेस और स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस सेवा भावे जीव सेवा सेवा इस तत्व से चल रहा है। हमारा एनजीओ रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, एजुकेशन, सोशल एक्टिविटी, इसके अलावा वुमेन्स एम्पावरमेंट, वाटर कंजर्वेशन, ऐसे अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। आज हम जिस वेबिनार में जुड़े हैं उसके बारे में एक बैकग्राउंड रखना चाहूंगा। पिछले 3 सालों से हम संवाद साथी कर एक वेबिनार सीरीज चला रहा है। उसी वेबिनार सीरीज का आगे का स्टेप ये लर्न द लॉज है। इसको शुरू करने के पहले हमारे एनजीओ की एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैं दिखाना चाहूँ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम गाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सुजनहीन
कोरोना समय में जब हमारे सारे फिजिकल एक्टिविटी बंद थे, हमने ऑनलाइन वेबिनार सीरीज शुरू की है और उसमें अलग अलग विषयों के ऊपर महाराष्ट्र के से बहुत सारे एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया और अलग अलग टॉपिक जैसे कि रूरल डेवलपमेंट के हिसाब से जो भी खेती के अलग अलग टाइप्स है, मिलेट्स फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यौगिक फार्मिंग, इसके अलावा स्क्रीन टाइमिंग कैसे रहना चाहिए, इसलिए टीचर्स, स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप लिया। इसके अलावा हमारे जो पूजनीय छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध, इनके चरित्र के ऊपर भी हमने वेबिनार रखा और ये सब करते हुए ऐसे महसूस हुआ कि हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते जिसमें संवाद हो। तो हमने संवाद सारथी प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें जो भी डिफरेंट लेबल लोग हैं उनको इनवाइट करके उनके चरित्र के बारे में जानना, ये कोशिश शुरू किया और उसी से ये लर्न द लॉ सीरीज शुरू हुआ जिसमें हम जो भी लॉज रिगार्डिंग डिफरेंट लेबल एक्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर अभ्यास करते हैं और ज्यादा से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए हमारे आज के वक्त प्रीति मैम का परिचय करने के लिए एडवोकेट प्राची मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ। प्राची मैम। नमस्कार. मैं एडवोकेट प्राची नीलावत फ्रॉम यवतमाल, प्रैक्टिसिंग सिंस 1997. आज हमारे साथ है एडवोकेट प्रीति पटवा मैडम, इचलकरंजी से है, बीए, एलएलबी, एलएलएम, नेट सेट पास हुए हैं. एलएलबी में 3rd मेरिट है, एलएलएम में 2nd, नेट एंड सेट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया हुआ है. उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार लिए हैं और उनका कार्य बहुत बड़ा है. उन लॉ कोचिंग स्टार्ट की है, सीए, सीएस, जेएमएफसी के कोचिंग देते हैं. उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में आए हैं और 5-6 स्टूडेंट जज बन चुके हैं. और वो यूट्यूब पे उनका ओम लॉ क्लासेस करके चैनल है, उसके द्वारा वो कायदे के ऊपर लेक्चर्स लेते हैं और उनके लॉ के नोट्स भी है. उनका अच्छे स्टूडेंट बनाना और सबको अच्छा प्रेरणा देना, मोटिवेट करना, ये उनका काम है. मैं ज्यादा देर न लेते हुए प्रीति पटवा मैडम से कहती हूँ कि वो आज हमारा वेबिनार शुरू करें, चैप्टर 4 एंड 5 ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2007. प्रीति मैडम. Hello and good evening to all of you. First of all, let me thank you for inviting me as a guest speaker, expert speaker for talking on the Mental Health Act 2017. Actually, before I begin, let me take you all off to a scene from the movie Tare Zameen Par. We all remember a little Ishan Avasthi in that particular movie. He lost his world of the colors, letter dancing on the background, number jumping off the page. And when he was actually busy in his own world, everyone was calling him lazy or a careless, or you can say a problem child, etc. One day, Ishan sits alone in a corner and tears was rolling silently from his eyes. His father called him, his teachers punished him, and society labeled him that he is a mentally problematic child. He is a mentally problematic child. But the point has been that actually
No one asked him, even not one person asked him, why is this child struggling? What is the happening inside the mind of that particular child? And then one miracle happened in the life of Ishan, and that miracle was when a new art teacher, which is actually shown in that movie, new art teacher Amir Khan, in the character of a Ram in that movie, gently sits beside him and says, Ishan, तुम अकेले नहीं हो. And in that moment, actually, for the first time, Ishan is seen, Ishan is heard, and Ishan is understood. For the first time, people understood Ishan. And what is that actually? A mentally disturbed child needs, I think, okay? In that very moment, for the first time, Ishan was seen. This scene is not just about the child which was suffering from one particular disease in the movie. It is actually about the countless people around us, okay? Many adults, women, men, child, students was silently struggling with the mental health issues while society actually misunderstands them. That is the problem. In the today's world, we actually see that the biggest battle is not about fight outside. हमें बाहर से लड़ना ये बड़ी बात नहीं है, but बड़ी बात अगर कुछ है तो it is fought inside the human mind. That is the point, okay? And actually the problem is that society often responds to the mental illness with a stigma instead of the support, okay? Society एक ब्लैक डॉट लगा देती है मेंटल इलनेस पे, ओके? सपोर्ट नहीं मिलता, इट इज कंसिडर्ड एज अ स्टिग्मा. फियर वी फाउंड इंस्टेड ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, एज वी सी इन द केस ऑफ ईशान. ईशान डरा डरा सा रहता था क्योंकि उसे समझने वाला कोई नहीं था, ओके? सो वी फाउंड इन द सोसाइटी दैट देयर इज अ स्टिग्मा instead of the support. We found the fear instead of the understanding, and we found that the judgment is there instead of the empathy. And to change this all mindset and to ensure that every person gets the treatment, dignity, rights, and protection, Indian Parliament has enacted this progressive law on the mental health, okay, known as the Mental Health Care Act 2017. Now, actually, today I'm supposed to talk about the fourth and fifth chapter of this particular act, but it will be actually an injustice if I didn't go through some summary of this particular act, like why this act was passed, what was the need of this act. That is what I think we need to first see, and see why this act was passed. Because mental illness was a heavily misunderstood. People face the cruelty, people face the discrimination and lack of rights, okay? See, some days before, in one institution, I was called as a guest and I was given one reward. And there I found the institute was working for a mental illness suffering students. And when I saw that child, I felt that I'm much better. Even though मेरे हाथ की एक ही उंगली चलती है और rest of entire body is inactive, still I thought that my one ungli and my mental health is the God's gift when I saw to that particular child, because I thought that there is a bigger need to understand the problems of the people who are suffering from the mental health, okay, rather than even the physical health. Earlier laws were outdated and did not protect the right of the mentally ill persons, okay, especially the problem was with the dignity, autonomy, and the consent. And because India signed the UN Convention on the Rights of the Persons with Disabilities, modern right-based and international standard law was needed. Mental health is not a medical issue, okay? I think that, or even the government probably have thought that mental health is not just the medical issue, it's a human right issue. And therefore, in 2017, India passed this revolutionary act which shifted the focus from custodial care to community living. See the sentence, okay? It's not about the custodial care. कोई इंस्टीट्यूट में उस मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे इंसान को रख के इनफ नहीं होगा. He should be also a part and parcel of the community. So I think this law can be taught from the one line point of view, okay? That is custodial care to the community living, from involuntary treatment to the consent and dignity, and from stigma to rights, okay? Just mental illness से सफर कर रहा है,
मेंटली रिट्रेटेड है, हाँ मानसिक रुग्ण है, इस स्टिग्मा से हटा के he is also human being and he also needs the right that what the attitude change need. Okay, now see, while talking about this particular act, we can say that in this particular act total 16 chapters are there, 126 sections are there. Okay, now this act is about mental health, right? So mental health अगर disturb होती है तो that is considered as a mental illness. So before going to the rights of the person suffering from mental illness etc., we need to first of all understand what is meant by this word mental illness. तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट का सेक्शन 2 सब प्लस एस है, उसमें मेंटल इलनेस नाम की कंसेप्ट डिफाइन की गई है. ओके, नाउ सी व्हाट इज दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज ऑल अबाउट. Mental illness means substantial disorder of the thinking. Substantial disorder of the thinking. सोचने की जो कैपेसिटी है ना, उसमें डिसऑर्डर है. So substantial disorder of the thinking, mood, perception, orientation और a memory, जिसकी वजह से पर्सन का बिहेवियर, उसका जजमेंट, उसकी एबिलिटी टू डू द ऑर्डिनरी डिमांड ऑफ द लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है. ओके, सो मेंटल इलनेस मीन्स अ सब्सटेंशियल डिसऑर्डर ऑफ द थिंकिंग, मूड, perception, orientation, or even a memory that seriously impair a person's behavior, judgment, or a ability to meet the ordinary demands of the life. Okay, now see, it's an important to note here is that mental retardation, that is intellectual disability, is not considered as a mental illness under this particular act. Okay, so mental illness से deal करने के लिए and those people who suffer from mental illness, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको राइट्स देने के लिए, उनको डिग्निटी वाली लाइफ देने के लिए, ओके, उनको कम्युनिटी लिविंग में लाने के लिए, उनका जो लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनलाइजेशन था उसको कुछ हद तक कम करने के लिए, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उसको कम करने के लिए, ओके, सेंट्रल और स्टेट मेंटल अथॉरिटीज को बनाने के लिए, मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए this particular act has been passed. Okay, now see, already in this web series or we have discussed chapter 1, chapter 2, chapter 3. Chapter 1, you know that it was about section 1 and 2 of this particular act, which was about the definitions and the basic applicability of the act. Okay, like this particular act lays down the foundation by defining what is mental illness, what is advanced directive concept, okay, mental illness establishments क्या है, so basic definitions and act कहाँ पे applicable है, ये section 1 and 2 में दिया गया है, and that is chapter 1. Okay, then chapter 2 is from section 3 and 4, which is about mental illness and capacity. Okay, जिसमें section 3 में how to determine the mental illness scientifically ये दिया गया था, and section 4 में क्या दिया गया था कि every person is presumed to have the capacity to make the decision unless proven otherwise. Then you already discussed chapter 3 also, which was section 5 to 13 and which was about advanced directives. Okay, so a person can write in advance, कोई व्यक्ति in advance लिख के दे सकता है how they want to be treated, उनको कैसे treat किया जाए, how they don't want to be treated, उनको कैसे treat नहीं करना चाहिए, who will take the decision on their behalf, etc. So that was about advanced writing. Now, after understanding what is mental illness, why this act was passed, I will move to my role, that is chapter 4, which is about the nominated representatives. That is, this person, nominated representative, is a person who support the patient in decision making. Okay, and chapter 5 I will deal today, that is about the rights of the persons with the mental illness. Okay, 12 major rights are given to a person suffering from the mental illness. Chapter 4 में section 14 से लेकर section 17 तक है, which talk about the nominated representatives, and chapter 5 में section 18 से लेकर 28 तक दिए गए, जिसमें various rights are given to the people who are suffering from the mental illness. Okay, now let's take out one example. Imagine
I'm just taking some imaginary names, okay? So that if we go just through the law, we cannot understood what is given in the exact that law. So we'll take some imaginary names. There is no connection with the names in the real life example. Let me clear first of all. So I'm just taking some imaginary names so that we can understand this law more better way. So imagine a woman named Savita is there, who is a 42 years old, huh? And she's suffering from say for example bipolar disorder, एक तरह का मानसिक बीमारी, okay? When her illness become intense, she cannot understand the treatment option, cannot decide about the medicines. जब उसकी बीमारी बहुत बढ़ जाती है तो उसको क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शन है, उसको क्या मेडिसिन चाहिए, ये उसको समझने में मुश्किल होगी. And sometimes even refuses help even when she needs it, okay? At that time doctors need someone who support her. तब डॉक्टर को किसी की जरूरत लगेगी जो उसको सपोर्ट कर सकेंगे, हेल्प हर टू मेक द डिसीजंस, प्रोटेक्ट हर राइट्स एंड कोऑर्डिनेट हर केयर, ओके? हर हस्बैंड लिव्स अब्रॉड. अब प्रॉब्लम क्या है, उसके हस्बैंड है लेकिन वो अब्रॉड रहते हैं. हर पेरेंट्स आर वेरी ओल्ड. Her sister is the only one who understands her condition deeply. So Savita writes a simple letter with her signature saying that in case I'm unable to make a decision about my mental health care, I appoint my sister Anita as my nominated representative. Okay. From that moment now, ध्यान में आ रहा है, जब सविता को ऐसा लगता है कि अब फ्यूचर में मेरी तबीयत और खराब होगी और शायद मुझे फ्यूचर में नहीं समझेगा कि मुझे मेरे लिए क्या सही और गलत है, तो तब मेरे ऑन बिहाफ मेरे सारे डिसीजंस लेने के लिए, मेरे अबाउट हेल्थ, मेडिसिन, ट्रीटमेंट एक्सेट्रा, मैं मेरी सिस्टर अनीता को अपॉइंट करती हूँ. तब अनीता विल बिकम द nominated representative. Okay, so from that moment Anita become the legally recognized person who will protect the Savita's right, ensure the proper treatment and support her. So this is what the concept of nominated representative. Got the point? Okay, and this is about your chapter number 4, that is nominated representative. So who is a nominated representative? Understood? Nominated representative is a person chosen to support a person with the mental illness in the treatment decision, represent their wishes, protect their rights, communicate with the doctors, apply for the admission or discharge when needed, etc. Now, section 14 of this particular act is about the appointment and revocation of the nominated representative. Okay. Now, who can be appointed? How can be appointed? Huh? What if no one is appointed? Everything is given in this particular section 14. Any adult can appoint the nominated representative. Huh? कोई भी adult person जो minor नहीं है वो अपना NR appoint कर सकता है. Okay. अपॉइंटमेंट सिंपल है, जस्ट अ रिटन लेटर विद सिग्नेचर है और थंब शुड बी गिवन. अब किसको नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया जा सकता है? देखो, एडल्ट पर्सन हु इज अ कॉम्पिटेंट एंड हु इज अ विलिंग, क्योंकि जिसको एनआर अपॉइंट किया जा रहा है उसकी इच्छा भी होनी जरूरी है. ओके, सो ही इज अ विलिंग, हिज कंसेंट इज रिक्वायर्ड. इफ अ पर्सन डज नॉट अपॉइंट एनआर, अगर किसी को भी एनआर अपॉइंट नहीं किया गया तो फिर एनआर कौन डिसाइड करेगा? देखो वहां पे, देन एनआर विल बी डिसाइडेड in a fixed order. NR named in a advance directive, or a relative may be appointed as a caregiver, or a suitable person appointed by the board. And if no one is available, then director of the social welfare become the NR. All right. So a mental health organization worker may sometime act temporarily as an NR until board finalize someone. जब तक board किसी को finalize नहीं करता तब तक फिर mental health organization worker may also become the NR. A person can revoke or change their NR anytime in writing. अगर उस व्यक्ति को अभी भी समझ में आता है उसके लिए बुरा अच्छा क्या है तो वो अपना NR कभी भी राइटिंग में लिख के देके चेंज कर सकता है. ओके, having an NR does not mean the patient has no capacity or cannot make a decisions. ओके, हाँ, एनआर अपॉइंट किया इसका मतलब वो व्यक्ति खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ऐसे भी नहीं है. सो गॉट द पॉइंट व्हाट सेक्शन 14 इज अबाउट, अपॉइंटमेंट ऑफ द एनआर. हमने देखा कि कैसे एनआर को अपॉइंट किया जाता है, कौन एनआर अपॉइंट किया जा सकता है, और अगर किसी को एनआर नहीं अपॉइंट किया तो फिर कौन एनआर बतौर काम करेगा.
Now section 15 is about nominated representative for minor. क्योंकि हमने 14 में देखा था, उसको खुद को समझ में आ रहा है ना. अब अगर मेंटल इलनेस हेल्थ इलनेस पर्सन माइनर है तो एनआर कौन होगा? देखो, फॉर अ माइनर्स लीगल गार्डियन इज ऑटोमेटिकली अ एनआर. ओके, बट a board can change this if guardian is not acting in the minor's best interest, or guardian itself is unfit for becoming the NR. All right. In such a case, the board will appoint any suitable person, और अगर कोई भी नहीं होगा तो डायरेक्टर या ऑफ अ सोशल वेलफेयर may be appointed as the NR. Okay. Say for example, देखोगे section 15 को मैं एग्जाम्पल फॉर्म में समझ के लेना है तो एक 14 साल का लड़का नेम्ड अक्ष इज देयर. ओके, and he is admitted for the treatment of the severe depression. His father alcoholic hai, and refuses to cooperate with the treatment. तो mental health professional जो है ना वो बोर्ड को रिपोर्ट करते कि ऐसा ऐसा एक लड़का यहाँ पे एडमिट हुआ एंड ऑल दैट एक्सेट्रा, बट उसका कोई नहीं है. सो आफ्टर इंक्वायरी बोर्ड फाइंड कि फादर इज नॉट एक्टिंग इन द इंटरेस्ट, सो बोर्ड अपॉइंट अक्ष स्कूल काउंसिलर एज एनआर, एंड इफ नो सुटेबल पर्सन विल बी अवेलेबल, then जैसे मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया, डायरेक्टर ऑफ द सोशल वेलफेयर कैन बी अपॉइंटेड एज द एनआर. देन सेक्शन 16 इज अबाउट रिवोकेशन और अल्टरेशन बाय द बोर्ड. ओके, सी a board has absolute power to cancel an NR appointment. NR की अपॉइंटमेंट कैंसिल की जा सकती है या मॉडिफाई या चेंज की जा सकती है. कब की जा सकती है चेंज या कैंसिल एक्सेट्रा? एनआर की अपॉइंटमेंट देखो, बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पेशेंट और अ रिलेटिव or a psychiatrist or a medical officer of the establishments etc. Okay, इसकी वजह से क्या रहेगा? मिसयूज ऑफ पावर नहीं होगा. अगर ऐसे लगा कि कोई एनआर अपना मिसयूज ऑफ पावर कर रहा है, उस मेंटली इलनेस के सफर कर रहे पेशेंट के साथ में, तो उस एनआर को चेंज किया जा सकता है अंडर सेक्शन 16. ओके, गॉट द पॉइंट. नाउ सेक्शन 17 क्या कहता है? देखो, ड्यूटीज दिए गए सेक्शन 17 में about this nominated representative. कैसे फॉर एग्जाम्पल देखो क्या क्या ड्यूटीज दिए गए सेक्शन 17 में इस एनआर के. नंबर 1, पेशेंट का पास्ट प्रेजेंट विशेष, उसके वैल्यूज, उसका कल्चरल बैकग्राउंड, उसका इंटरेस्ट, सब कुछ ध्यान में रखना चाहिए. देन गिव इम्पोर्टेंस टू द पेशेंट वांट्स, उस पेशेंट की इच्छा को इम्पोर्टेंस देना चाहिए. इंफॉर्मेशन फ्रॉम डॉक्टर टू सपोर्ट द पेशेंट, पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए टाइम टू टाइम डॉक्टर से इंफॉर्मेशन लेते रहना चाहिए. देन उस पेशेंट का रिहैबिलिटेशन कैसे होगा? इंश्योर एक्सेस टू द रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, उसका पुनर्वसन रिहैबिलिटेशन कैसे होगा? ओके, देन पार्टिसिपेट इन द डिस्चार्ज प्लानिंग, उसको हमेशा के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करना है, तो उसका डिस्चार्ज प्लानिंग भी डिसाइड करके उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. ओके, अप्लाई फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल व्हेन नीडेड. ओके, देन अगर कहीं पे पेशेंट का राइट वायलेट हो रहा है तो बोर्ड को कंप्लेन करना, complain the board if the patient's rights are violated, then appoint the attendants if required for that particular mental illness patient, or give or refuse the consent for research in some cases. Okay, कभी कभी अगर उस पे रिसर्च करके कुछ नुकसान उस मेंटल इलनेस पर्सन का हो रहा है तो उसको रिफ्यूज भी एनआर कर सकता है. ओके, सो the NR is like a guardian of the patient's right. Okay, he is not a controller. एनआर क्या नहीं है बोलो? कंट्रोलर नहीं है, वो क्या है? वहां पे पेशेंट के राइट का गार्डियन है. सो व्हाट द पॉइंट? हियर वी जस्ट फिनिश्ड आउट योर चैप्टर नंबर 4 that was about NR, that is representative. So section 14 to 17 ensure that no person from mental illness stands alone, वो अकेला नहीं रहना चाहिए. They create a legal support through the nominated representative system, और वो जो nominated representative है वो उस mental illness से सफर कर रहे पर्सन का आवाज बनेगा, वॉइस बनेगा, उसकी स्ट्रेंथ बनेगा और उसका डिसीजन सपोर्टर बनेगा अगर वो खुद के लिए डिसीजन लेने के लिए कभी अनेबल हो जाता है तो. I hope you understood this particular chapter number 4, which was about nominated representative. Okay, now moving to chapter number 5, which is about the rights of the persons with the mental illness. Section 18 to 28 are the sections which deal. Okay, now before going to section 18, let me give you some situation. Okay, just to understand, we'll create one situation.
a young woman is there named Megha, okay? She's a 27-year-old. She's suffering from severe depression again. She went to the government hospital with her mother, all right? Now there is no psychiatrist available. Situation क्या था? वो government hospital में गई, वहाँ पे कोई psychiatrist नहीं था, okay? Staff tells her, come to the next week, okay? Megha goes home untreated, huh? She spirals into the deeper crisis. Treatment नहीं मिला, उसके crisis और बढ़ गए, okay? Because access to mental health care was simply not available to her, okay? Now imagine another man, okay, named Raghav, age 40, is admitted to the mental illness hospital, huh? Now he's kept in a locked ward for a month. उसको बंद कमरे में अकेले को महीनों से रखा गया, okay? Not because he needs treatment, but simply because he has no family to take him at a home, huh? These stories shows that heartbreaking realities there about the mental health care, and therefore this act is there, Mental Health Care Act 2017, and its chapter 5 from section 18 to 28 gives us 12 powerful rights to this particular person suffering from the mental health. Huh? Now let's start with these particular rights. Very first right is a section 18, which is right to access mental health care. Okay. Now this particular section 18 have subclauses. 18, what it says, see, right to access mental health care. जो हमने अभी अभी ऊपर वाला एग्जांपल देखा था, जिसमें उस वुमन को, मेघा को एक्सेस ऑफ मेंटल हेल्थ केयर ही नहीं मिला था ना, तो उसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? बोलो सेक्शन 18 दे रहा है. ओके, सो व्हाट सेक्शन 18 सब क्लॉज 1 इज सेइंग दैट every person has a legal right to access the mental health care and a treatment from government run, government funded services. Okay, section 18(2) क्या कहता है? देखो वहां पे ये जो राइट है वो कैसा होना चाहिए? अफोर्डेबल एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर. मेंटल हेल्थ केयर मिली, बट वो कैसी होनी चाहिए? अफोर्डेबल, गुड क्वालिटी, एडिक्वेटली अवेलेबल, हाँ, जियोग्राफिकली एक्सेसिबल, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड कोई भी जिसमें भेदभाव नहीं है, नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग होनी चाहिए. ओके, देन 18(3) क्या कहता है? देखो, गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी मेंटल हेल्थ सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय पर्सन विद द मेंटल इलनेस. 18(4) क्या कहता है? देखो, ये सर्विसेज में क्या होगा? ओपीडी ट्रीटमेंट, हाँ, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी, आईपीडी, हाँ, halfway home, supported accommodation, family support, huh? Home-based rehabilitation, etc. Then, mental health services must be integrated in all level of the general health care and government health program में इनको include करना चाहिए. Treatment must support patient to live in the community. Most important. जैसे मैंने आपको एकदम स्टार्ट में बोला था, okay? Institutionalization is not the aim of this act. Community living is the aim of this particular act. Okay, then 18(5)(c), long-term institutional care should be used only in the exceptional cases. Then no patient should have the travel long distance. Services उसको उसके residence के near about मिलने चाहिए. Then minimum government run mental health service must be available in every district. Getting the point? Then if the district services unavailable है, the patient may use any another facility. Then government hospitals must provide full required range of the mental health services. Okay, then below poverty line, BPL or homeless persons are entitled to the free mental health treatment. Then mental health services must be of the same quality as a physical health services. Okay, mental health है, उसको क्या समझ में आएगा? ऐसे भी वो पागल ही है, कैसे भी ट्रीट करो नहीं चलेगा. ओके, इक्वल क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए. State authority will set the minimum quality standard. Okay, and essential drug list must be provided free of cost. Okay, and the last subclause of section 18, that is 18 subclause 11 says government must ensure adequate, equitable and progressive budget for the mental health care. Government responsibility. Government should provide the budget for mental health care. Okay, so that is what section 19. Access to the mental health is given under section 18. Okay, now moving to section 19. All right, section 19 क्या कहता है? देखो, right to community living. Back again, I already told you that
This act talk about mostly community living should be given more importance than institutionalization. So what section 19 says, a person with a mental illness has a right to live in a society. He cannot be kept in a hospital just because family refused to take them. उसके फैमिली ने, परिवार ने उसको घर में लेने के लिए मना कर लिया, उसको हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन में डाल दो, ऐसे नहीं होना चाहिए. गवर्नमेंट मस्ट अरेंज हाफ वे होम, हाँ, or a group home or a supported home to the living of this particular persons. Okay, now see example lete hain. Ravi named one person is there. After taking the mental health treatment, he needs no hospital care now, but his family is not taking him to the home, so hospital cannot detain him into the hospital itself. Government must arrange supported accommodation या halfway home to leave him in the community. All right, so community living is a section 19. Now section 20 is about right to the protection from cruel, inhuman and degrading treatment. ये बहुत बार होता है, आप सबको पता है. हाँ, जो मेंटल इलनेस से सफर करते हैं उनको अच्छा बुरा कम समझ में आता है, तो उनके साथ कुछ भी बिहेवियर करो ऐसा थॉट लोगों का रहता है, तो इसकी वजह से उनके साथ में क्रूएल, इनह्यूमन, डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट किया जाता है. इसीलिए इट इज पुट आउट, every person has a right to the dignity, hygienic living condition, adequate food, clothing, sanitation, okay, recreation, religious practices, privacy. मेंटल हेल्थ से सफर कर रहा है उसके लिए उसको फोर्स्ड लेबर, कंपल्सरी किसी काम पे लगाया ऐसा नहीं चाहिए. ओके, देन दे मस्ट गेट द प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल अब्यूज. ओके, सो क्रूएल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट जो इस मानसिक रुग्ण को शायद दी जा सकती है, उससे प्रोटेक्शन देने के लिए उसको सेक्शन 20 प्रोटेक्शन देता है. ऑलराइट, देन सेक्शन 21 क्या कहता है, देखो, राइट टू इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. इनके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको समानता का अधिकार चाहिए, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इटसेल्फ हमें आर्टिकल 14 के नीचे दिया हुआ है. ओके, सो व्हाट सेक्शन 21 says, see, a person with a mental illness must receive the emergency care, ambulance, hospital living condition, treatment quality as a person with a physical illness. Equality, जो ट्रीटमेंट फिजिकल इलनेस में मिलता है वही मेंटल इलनेस में मिलना चाहिए. ऑल्सो चिल्ड्रन अंडर 3 should not be separated from the mother in the hospital except in the extreme cases. 3 साल के नीचे के बच्चों को मदर से अलग मत करो. Ensure, हाँ, must provide mental health insurance equal to the physical illness insurance. Okay, mental illness आया तो भी इंश्योरेंस की जो प्रोविजन है वो इंश्योरर कंपनीज ने करनी चाहिए. ओके, से फॉर एग्जांपल देखो, एक पर्सन स्किज़ोफ्रेनिया से या डिप्रेशन से सफर कर रहा है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ट्रीटमेंट रिफ्यूज करती है, तो दिस सेक्शन सेज कि इट शुड नॉट बी लाइक दैट. ओके, देन section 22 is about the right to information. Now what is this right to information? See, a person has a right to know when why they are being admitted, उनको क्यों एडमिट किया गया है. ओके, देन ट्रीटमेंट ऑफ प्लान, क्या ट्रीटमेंट उनको हॉस्पिटल में मिलने वाली है, उस ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स क्या है, रिस्क एंड साइड इफेक्ट्स. ओके, इन अ लैंग्वेज दे अंडरस्टूड. ये सारी इंफॉर्मेशन उस मेंटल इलनेस पर्सन को उसके भाषा में मिलनी चाहिए. If they cannot receive the information at that moment, उनका जो वो nominated representative है ना, उसको तो कम से कम immediately inform करना जरूरी है वहां पे. So got the point? This particular section was about, क्या था इसमें हमने डिस्कस किया, it is about the right to information. क्यों एडमिट किया, क्या ट्रीटमेंट मिलेगी, ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको देना जरूरी है. नाउ सेक्शन 23 इज अबाउट राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी. हाँ, से फॉर एग्जांपल क्या हो गया, देखो, अ पर्सन्स मेंटल हेल्थ इंफॉर्मेशन प्राइवेट होती है. ओके, इट कैन बी शेयर्ड, किसके साथ शेयर की जा सकती है, और वो भी जरूरत हो तो एनआर नीड्स इट, उसका जो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव उसको जरूरत होगी तो, अदर हेल्थ प्रोफेशनल को जरूरत होगी तो, उसको किसी अदर हार्म से प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी हेल्थ इंफॉर्मेशन देना जरूरी हो तो, या उसके लाइफ को अगर कोई डेंजर है और वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से उसका लाइफ बच सकता है तो वो इंफॉर्मेशन दी जा सकती है. कभी किसी कोर्ट में या लीगल अथॉरिटी के पास वो इंफॉर्मेशन देनी जरूरी हो तो वो दी जा सकती है, या पब्लिक सेफ्टी के लिए उसकी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है
तो दी जा सकती है, अदरवाइज अ पर्सन्स मेंटल हेल्थ उसकी प्राइवेट लाइफ है, उसको किसी को भी डिस्क्लोज करना नहीं है, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल एक साइकेट्रिस्ट के पास एक पेशेंट जाता है, एक बड़े फैमिली का लड़का है, और वो साइकेट्रिस्ट हाँ सबको बताते चल रहा है कि आपको पता है इस बड़े फैमिली का ये लड़का ऐसे ऐसे सफर करा है, सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ओके। सो कॉन्फिडेंशियलिटी शुड बी मेंटेन अंडर सेक्शन 23, ओके, अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द मेंटल हेल्थ पर्सन। देन नेक्स्ट वन एग्जैक्टली वही है पॉइंट जो सेक्शन 24 आगे कंटिन्यू करता है, restriction on the release of the information. No photos of the patient can be given in the media without the consent. Yeah, confidentiality also applies to the digital and electronic data. Okay, so a newspaper reporter cannot film the mental health patient in the ward without his consent. उसके consent के सिवा हाँ कोई इवन रिपोर्टर भी उसके मेंटल हेल्थ पे स्टोरी नहीं बना सकता है, या अगर हॉस्पिटल में सीसीटीवी या डिजिटल रिकॉर्ड है तो पेशेंट के परमिशन के बिना वो रिकॉर्ड्स कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते, ओके। देन सेक्शन 25 इज अबाउट द राइट टू एक्सेस द मेडिकल रिकॉर्ड। उसको खुद को मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए तो ये पेशेंट का राइट है कि उसको उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स मिलने चाहिए, ओके। सो पेशेंट कैन एक्सेस देयर मेडिकल रिकॉर्ड, डॉक्टर्स may withhold the information only if it may cause the serious mental harm to the patient or endanger someone else. So patients can appear to the board if the record is withheld. अगर उनका रिकॉर्ड वहां से हटा दिया है तो बोर्ड को कंप्लेन करके भी पेशेंट क्या कर सकता है, वहां पे रिकॉर्ड अपने मंगवा सकता है। से फॉर एग्जाम्पल देखो, वन पर्सन इज देयर नेम्ड सुनील, he asked for a medical record. Psychiatrists believe that reading certain detail may worsen the suicidal thought, okay. Psychiatrists withhold that part but tell Sunil he can appeal to the board. हाँ साइकेट्रिस्ट उसको वो रिकॉर्ड नहीं देता तो सुनील के पास स्टिल ऑप्शन है, he can appeal to the board, okay. Then section 26 क्या कहता है देखो, right to personal contacts and communication. हाँ पेशेंट हैव अ राइट टू रिसीव और रिफ्यूज विजिटर, उसको पूरा अधिकार है, उसको कोई मिलने आ रहा है वो मिल सकता है, उसको नहीं मिलना है वो रिफ्यूज कर सकता है। नंबर 2, उसको फोन करना है कर सकता है, मेक अ फोन कॉल्स, उसको फोन कॉल्स लेने वो ले सकता है, रिसीव फोन कॉल्स। हाँ he want to send the emails, he can send the emails, he want to receive the emails, he can receive the emails, okay. And if you want to restrict communication from some people, उसको लगता है कि कोई लोग उसके लिए सही नहीं है तो उनसे उनको नहीं कम्युनिकेशन करना है तो ही कैन स्टॉप द कम्युनिकेशन। हाँ बट जजेस, बोर्ड मेंबर, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, लॉयर्स, हाँ डॉक्टर्स, ऑथोराइज्ड पर्संस, इनको एक्सेस रहेगा, ओके। देन सेक्शन 27 जो कि वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबका राइट है, राइट टू लीगल एड। अगर कहीं पे उस मेंटल हेल्थ वाले पर्सन के साथ कुछ रॉन्ग हुआ और उसको लीगल एड की जरूरत है तो उसको फ्री लीगल एड राइट दिया गया, ओके। सो एवरी पर्सन विद द मेंटल इलनेस इज एंटाइटल्ड टू द फ्री लीगल एड। डॉक्टर्स, पुलिस, मैजिस्ट्रेट मस्ट इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर राइट। हाँ सब लोगों को उसके राइट के बारे में बताना चाहिए। एंड एट द लास्ट सेक्शन 28 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 5, इट इज राइट टू कंप्लेन अगेंस्ट द डिफिशियंसीज। हाँ देखो अ पेशेंट या फिर नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव उसको लगता है कि मेडिकल ऑफिसर या हेल्थ सर्विस या कोई भी उसके साथ में जो ट्रीटमेंट कर रहा है वो रॉन्ग है, डिफिशियंट है, पुअर है, हाँ उसके राइट का वायलेशन हो रहा है तो वो कंप्लेंट कर सकता है। राइट टू कंप्लेंट सेक्शन 28 में दिया गया है। सो पेशेंट और nominated representative can file a complaint against the poor care or a violation of right. कंप्लेंट किसको की जा सकती है देखो, मेडिकल ऑफिसर को या मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड को या फिर किसी स्टेट अथॉरिटी को, ओके। दिस डज नॉट प्रिवेंट देम गोइंग फ्रॉम द कोर्ट। ऑफ कोर्स इसका मतलब वो कोर्ट नहीं जा सकता ऐसे नहीं है, यस ही कैन गो टू द कोर्ट आल्सो। से फॉर एग्जांपल देखो अगर एक वार्ड अनहाइजीनिक है, टॉयलेट अच्छा नहीं है, स्टाफ अब्यूजिव है, पेशेंट को बहुत तकलीफ दी जा रही है वहां पे, तो पेशेंट खुद या उसका एनआर कंप्लेंट कर सकता है। पहले तो उस हॉस्पिटल को इटसेल्फ कंप्लेंट करेगा, हॉस्पिटल अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो बोर्ड के पास जाएगा, बोर्ड भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो स्टेट अथॉरिटी के पास जाएगा, ओके। So got it? We just come to an end of this particular chapter number 5, which is from section 18 to 28, which is about the
mental illness persons rights we have discussed. Okay, this chapter actually created to restore that dignity through the strong legal rights. हाँ, बिना legal rights के dignity नहीं मिल सकती. So dignity through the rights. Section 18 क्या देता है देखो, every person has a legal enforceable right to affordable and quality medical health care. Section 19 में community living दिया गया था. Section 20 में every patient को from cruel, inhuman, degrading treatment से protect किया है. Section 21 में सारे physical illness के equal treatment हाँ mental illness को भी मिलनी चाहिए. So section 21 ensure full equality and non-discrimination. Okay. Then section 22 gives the right to clear information like why patient admitted, what is the treatment plan, what is the risk, etc. Section 23 और 24 उसकी confidentiality protect करते हैं patient की. Section 25 मेडिकल रिकॉर्ड आपको खुद के चाहिए तो आप मांग सकते हो. सेक्शन 26 उसको पर्सनल कांटेक्ट रखना है नहीं रखना है, विजिटर्स से मिलना है नहीं मिलना है, ये सब कुछ डिसाइड करने का अधिकार उसको खुद को या उसके एनआर को दिया है. सेक्शन 27 में अगर किसी मेंटल इलनेस पर्सन का राइट वायलेट होता है तो लीगल एड का राइट दिया गया है. एंड 27 के बाद 28 में कंप्लेंट की जा सकती है to the hospital board or a state authority if the rights are violated. So this is what section 18 to 28, okay, which deals with the various rights of the persons who suffer from the mental health. Okay, now whatever we discussed, okay, from chapter 4 also and chapter 5 also, that chapter 4 also and chapter 5 also, I just gone through some case laws also, okay, so that actually we have taken some examples which was imaginary examples to understand the section. But let's take out 1 or 2 case laws also which actually happen. One judgment I found from the Allahabad High Court which was about Saurabh Mishra versus State of Uttar Pradesh. Okay, this section, this judgment actually related to section 14 which was about the nominated representatives. Now what happened in this particular case? See, the petitioner's aunt suffered from the severe mental illness and she was unable to manage her treatment or affairs. Petitioner की आंटी जो थी वो mental illness से suffer कर रही थी और खुद को manage करने में unable थी. So she had not appointed a nominated representative. लेकिन उसने किसी को अनार अपॉइंट किया नहीं था. ये जो nephew है उसका, petitioner है, he approached the High Court requesting the appointment as her nominated representative because there was no clear guidance in the act about determining will and preferences, etc. Okay, there was no legal mechanism for managing her property and protecting her interests. So इस case में क्या issue था देखो, can the court appoint the NR when the act does not clearly define wills and preferences, etc. Act का lacuna निकला इस case से. Okay, what should be done when the act has no provision for managing the property or financial affair of the mentally ill person? क्योंकि देखो mental illness अचानक से भी लाइफ में आ सकता है ना, तो उसकी ऑलरेडी प्रॉपर्टी होगी तो उसकी प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल अफेयर्स को कैसे मैनेज करना है, इसके लिए एक्ट साइलेंट है वहां पे ना. सो द पॉइंट हैज बीन दैट की इशू इन द कोर्ट, डज द हाई कोर्ट हैव अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट सच अ पर्सन्स इंटरेस्ट. सो जजमेंट क्या दिया गया, the court held this 2017 act contain the vacuum. इस act में कुछ vacuum से कमी है, that is interpretation of the wills and preferences not given and mechanism for financial and property management of ill person is not given. Okay, so therefore High Court must step in using its jurisdiction to protect the mentally ill person and court appointed nephew as a NR. हाँ, तो इस केस में nephew को as a NR appoint किया गया. So that was the one case I found about my chapter today I dealt, that is chapter number 4 about nominated representative. And another case I found about the section 23 and 24 which is about the keeping confidentiality. Mehraj Bano versus Director IBAS, Delhi High Court 2021 का case है. What happened in this case? The petitioner's relative admitted to IBAS, that is an institute है ये IBAS,
Institute of Human Behavior and Allied Sciences for mental illness treatment. Patient के relative ने petitioner's relative was admitted into the IBAS. Sensitive medical record and information regarding her condition were accessed or sought by third parties. Okay, उस patient की information third party ने access की थी, petitioner ने right to privacy violate किया ऐसे बोला वहां पे. Okay, judgment क्या है देखो, Delhi High Court held Section 23 clearly grant right to complete confidentiality. Okay, so hospital cannot release any detail to the third party except NR को दे सकता है, treating professionals को दे सकता है, when disclosure is necessary for protecting the another harm या कोर्ट में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तभी दिया जा सकता है, अदरवाइज दिया नहीं जा सकता. So in short, I think you understood chapter number 4, which is from section 14 to 17, which guarantees अगर कोई बंदा खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मेंटल इलनेस की वजह से अनेबल हो रहा है तो अपना नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकता है. एंड चैप्टर 5 is about the various rights given to the person suffering from the mental illness from section 18 to 28. And together these two chapters, okay, 4 and 5, transform the mental health care from a system of a control to the system of a care. That is what I feel. From system of a control to the system of the care, from the system of the stigma to the system of the sympathy. Okay, they ensure ये दो जो chapters है और overall ये जो particular act है वो क्या ensure करता है देखो, every person with the mental illness is not just be treated but he must be empowered, he must be supported by law, he must be protected by the rights, he must be respected. Okay, and by the way, it gives a life with the dignity, equality, and full legal rights. So that's it all about chapter number 4 and chapter number 5 of this particular act. I hope you all understood it. If you have any doubt, you can go through that. बहुत बहुत शुक्रिया मैम. और एज ऑलवेज जैसे कि आपके हर क्लास में जो अननोन है, जो हमारे लिए अज्ञात है, उसे आप ज्ञात करवा देते तो. और आज तो विथ एग्जाम्पल ये सर लॉ अंडरस्टूड करने में मदद की आपने. तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मैं प्राची मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कंटिन्यू करें. मैडम वेरी नाइस. मुझे वो दिल्ली हाई कोर्ट का केस लॉ चाहिए था, वो साइटेशन है. हाँ मैम, आपको फॉरवर्ड कर दूंगी मैं. जो आपने सेक्शन 14 का जो ये दिया केस लॉ को, सौरभ मिश्रा का साइटेशन एंड देन सेक्शन 23 राइट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी दिल्ली हाई कोर्ट का, ये जो साइटेशंस है मेरे पास एक केस है उसके, इसमें मैं यूज कर सकती हूँ. मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी दोनों. वेरी नाइस मैडम, आपने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा फुल पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किया. वी आर वेरी मच ग्लैड टू सी हियर यू एंड थैंक यू वेरी मच. एंड किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क. सुनीता मैम. डॉक्टर सुनीता मैम. I think she left. नहीं आहे. आई थिंक कुछ आहे. प्रॉब्लम होगा. प्रीति मैम बहुत ही बढ़िया. मतलब आज का क्लास जो है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, एक्चुअली व्हाट इज द लॉज एंड हाउ वी अप्लाई इट इन सोशल फ्रेमवर्क. तो बहुत ही बढ़िया मैम. एज ऑलवेज थैंक्स टू यू. और आगे भी आपका मार्गदर्शन मिले. आगे भी आपका ऐसा ही मार्गदर्शन मिले.
Yes, ma'am. यही है definitely. all that. Thank you Actually, very मेरा much. हेल्थ और इसकी वजह से मैं बीच में नहीं थोड़ा सा और इट्स ओके मैम, फिर भी आपने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। टेक केयर, आपकी टेक केयर। ओके थैंक यू। मैं ये लॉ 3 हफ्ते से पढ़ रहा हूँ, लेकिन आज जो पॉइंट्स बताए ना, तो उसमें से वो मेमोराइज होने में मदद हुई। विदाउट रीडिंग मेमोराइज हो जाते हैं, ऐसा आप एक्सप्लेन करते हैं। आपका एक्सप्लेनेशन बहुत ही मस्त है। थैंक यू मैम, थैंक यू। इट्स द गॉड गिफ्ट। या प्राची मैडम, प्रेयर से और सम और आपको कुछ बात रखने हो गए थे, फिर समापन। नाही, कोणाला काही क्वेश्चन्स नाही आहे तर आपण समारोप करू. सर प्रेयर घेऊन घ्या. थँक यू व्हेरी मच वन्स अगेन मॅडम. थैंक यू मैम, थैंक यू। होप नेक्स्ट लेक्शन भी आप ये करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इफ पॉसिबल. Yes, I'll check. ओके, मैं भी थैंक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्रीति मैम कि आगे के भी चैप्टर्स आप लीजिए, ताकि हमें और लोगों को इसमें वो समझने में मदद हो जाए। आई अगेन थैंक यू। I will try. आपकी अवेलेबिलिटी के अनुसार, नॉट नेसेसरी कंटिन्यूस एंड नॉट नेसेसरी नेक्स्ट. Yes. हम एक प्रेयर से आज का ये सत्संग समापन करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थँक यू व्हेरी मच ऑल ऑफ यू.